जय हिंद सभी को। गुड आफ्टरनून। अविनाश राव, जय हिंद। गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग सीयूईटी का फिजिक्स का जो किरण प्रकाशिकी है सेकेंड चैप्टर सेकेंड पार्ट वाला, ठीक है, उसका स्टार्ट करेंगे। और वो भी आज टॉपिक हम लोग देखेंगे समतल दर्पण को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन आंसर साथ में करते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ में करते रहेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको सीयूईटी तैयार करने के लिए टॉपिक बस क्लियर करना है कि क्या टॉपिक का क्या अर्थ है, उसके फार्मूले कौन से हैं। बाकी क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो उसमें पूरा डिटेल एकदम उतना ही करना है, केवल क्या करना है थोड़ा सा बस ध्यान देना है उस पर आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए समतल दर्पण में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखिए आप लोग पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, जब एक प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर एक परिसीमा मतलब क्या होता है, देखिए जो दो माध्यम को क्या करता है अलग अलग करता है। जैसे एक आपका इधर वायु है और इधर नीचे क्या है जल है, तो ये क्या कहलाएगा, बीच का जो जैसे भाग रहेगा तो ये भाग क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा परिसीमा। परिसीमा, ठीक है, परिसीमा। तो देखिए ये है कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर परिसीमा या किसी तल से टकराता है तो यह क्या करता है उसी माध्यम में वापस चला जाएगा, जिससे आएगा टकराकर, देखिए परिसीमा से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, ये प्रकाश किरण क्या हो रहा है, यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण है, ये क्या है आपतित किरण है। ये प्रकाश किरण आ रहा है और ये क्या है वापस जा रहा है, देखिए वापस जा रहा है, तो ये क्या है आपका परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, जब देखिए प्रकाश किरण क्या होता है आता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं परावर्तन। ये बीच में आपका अभिलंब रहेगा, ये जो देखिए ये परिसीमा है और इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, ये जो आई है और ये जो आर है इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण। हाँ हो जाएगा अविनाश राव, पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका आपतन कोण है और ये क्या है परावर्तन कोण, ठीक है। तो देखिए पहला टॉपिक आपका था परावर्तन। परावर्तन आप देख लिए। अब इसमें देखिए जो सीयूईटी के लिए जरूरी है ये पॉइंट है, जरूरी पॉइंट क्या है आपका, देखिए ये पॉइंट आपका जरूरी है, परावर्तन के नियम सीयूईटी के लिए ये क्या है इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आपका क्या है इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। देखिए परावर्तन के नियम ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कौन कौन सा नियम है, देखिए पहला ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है बराबर होता है, मतलब कि कोण आई बराबर कोण क्या हो जाएगा आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, पहला ये नियम है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो आपके नियम जो है देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है इंपॉर्टेंट है ये सीयूईटी के लिए, ये आपको जरूरी है, ठीक है। अब देखिए परावर्तन, दूसरा पहला ये था नियम, दूसरा क्या देखिए परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति अपरिवर्तित रहते हैं। परावर्तन के पश्चात कभी भी देखिए इसका वेग
तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति बदलते नहीं है। इन तीनों का मान अगर पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, तो जो पहले रहेगा परावर्तन से, परावर्तन के बाद भी वही रहेगा। जैसे दे दिया जाए कि 10 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश क्या कर रहा है, किसी माध्यम से परावर्तित हो रहा है, तो उसका तरंगदैर्ध्य बताइए परावर्तित किरण का। तो जो आपतित किरण का रहेगा वही परावर्तित का भी रहेगा। ठीक है, हाँ तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को पीडीएफ भाई विशाल गुप्ता, पीडीएफ हम तुरंत अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्यों है, देखिए ये माध्यम, जैसे देखिए आपका यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि ये आपका वायु है और ये क्या है आपका नीचे जल है। तो जब प्रकाश किरण देखिए वायु से आ रहा है और वायु में ही जा रहा है, तो जब वायु से वायु में ही रह गया तो इसका तरंगदैर्ध्य आवृत्ति वेग नहीं बदलेंगे। जब ये वायु से जल या कांच किसी दूसरे में जाता तब ये क्या होता, आपका क्या होता, तब ये परिवर्तित होता। तो यही ये नियम कह रहा है। दूसरा नियम देखिए आपका यही कह रहा है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग नहीं बदलता, तरंगदैर्ध्य नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलती, क्योंकि प्रकाश क्या होता है उसी माध्यम में रह जाता है जिससे जाता है। आराम से पढ़िए अविनाश राव जी। आज आपको एक क्लास के अंतर पूरा देखेंगे अच्छे से, आप समतल समझ के उसका क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्वेश्चन भी हम तुरंत करवाएंगे, साथ ही साथ टॉपिक खत्म करने के तुरंत बाद उसका 10 मिनट में क्वेश्चन भी करवा देंगे, कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखिए तीसरा नियम देखिए क्या है, यदि परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो कला फाई से परिवर्तित हो जाती है। देखिए अगर सघन माध्यम में जाता है तो 180 अंश से अलग हो जाता है, अगर विरल माध्यम में होता है तो वैसे ही जैसे रहेगा वही रहेगा। तो ये देखिए ये दोनों आपके टॉपिक, एक ये और एक ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नियम इंपॉर्टेंट है। इससे जैसे दे दिया जाए कि 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक प्रकाश का परावर्तन होता है, तो परावर्तित प्रकाश का वेग बताइए। तो देखिए वेग पूछेगा, तरंगदैर्ध्य पूछेगा, आवृत्ति आपका वही रहेगा जो पहले रहेगा। परावर्तन से पहले जितना रहता है उतना बाद में रहेगा, उसको परिवर्तित नहीं करेंगे। फिजिक्स पर सूरज यादव जी, फिजिक्स पर ज्यादा करिए फोकस, बीटेक के लिए, बीटेक के लिए फिजिक्स पर ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए क्या है, समतल सतह है। क्योंकि हम बताए कि आज हमारा टॉपिक ही क्या है, समतल दर्पण हमको पढ़ना है, समतल के बारे में केवल पढ़ना है, गोली कल पढ़ेंगे। तो देखिए समतल दर्पण हमारा टॉपिक क्या गया, समतल दर्पण, जो हमको आज पढ़ना है इसी के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण देखिए क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका कोई केंद्र नहीं होता है, कोई वक्रता त्रिज्या नहीं होती है। आप जानते हैं समतल दर्पण जैसे ये है, सीधे सीधे है। अब देखिए आपका ये एक समतल दर्पण है, जब ये झुका रहता तब इसमें कोई केंद्र होता, इसमें कोई केंद्र होता ही नहीं है। ठीक है, ये एक प्लेन होता है, प्लेन मिरर होता है। और देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा, पार्श्विक, उल्टा आकार में वस्तु के बराबर होता है। मतलब आकार में वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा वो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है हमेशा। ये याद रखिए न्यू स्टूडेंट अवेश यादव, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी स्टार्ट ही हुआ है। देखिए ये याद रखिए, इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा आभासी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपको एग्जाम में बार बार, चाहे जो भी आप सीयूटी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये एक क्वेश्चन बनता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा, आभासी और उल्टा होता है। और अगर उसका आकार पूछेगा, साइज, तो क्या कहेंगे, वस्तु के बराबर हमेशा बनता है। तो ये आपका क्या हो गया, समतल दर्पण। और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा। दर्पण से 20 सेमी दूरी पर है तो 20 सेमी पर ही बनेगा, 25 सेमी दूरी पर है तो 25 पर ही बनेगा। जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। देखिए विचलन, समतल दर्पण में देखिए विचलन क्या होता है, डेल विचलन कैसे आता है। देखिए समतल दर्पण एवं दो झुके हुए समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन। देखिए एक तो पहले समतल दर्पण है, ये है, इससे देखिए जब प्रकाश ये आपतित हो रहा है,
ये प्रकाश किरण क्या हो रहा है, देखिए इससे, देखिए इससे ये प्रकाश किरण क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है और यहां से परावर्तित हो रहा है। ये हमारा आपतन कोण है और ये क्या है, परावर्तन कोण। तो देखिए इस परावर्तित किरण और ये जो दर्पण है इसके बीच जो देखेंगे ये जो कोण है, देखिए पहले प्रकाश किरण जा रहा था, इसको जाना था इस दिशा में, लेकिन ये चला गया इस दिशा में, जा रहा था ऐसे और चला गया ऐसे। तो जिस दिशा में जा रहा था और जहां चला गया, दोनों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम, विचलन कोण। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। क्या कहेंगे हम, विचलन कहेंगे। क्लास 3:45 से स्टार्ट होता है प्रिया कुमारी जी, फिजिक्स का सेकेंड पेपर। ठीक है, तो देखिए हम विचलन पूछेगा तो क्या कहेंगे, देखिए विचलन में हम ये लिख देंगे, देखिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, बीच का कोण। ठीक है, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, विचलन। जैसे प्रकाश किरण ये आपतित था और ये परावर्तित था, दोनों के बीच में जो कोण बन गया विचलन है। अब यहां पर देखिए क्या है, दो तलों से होकर कैसे विचलित होता है प्रकाश किरण। तो देखिए यदि दो तल हैं और ये थीटा पर झुके, देखिए एक ये आपका है समतल परावर्तक तल है और एक ये है। ठीक है, देखिए दो तल हो गए, देखिए एक आपका ये हो गया पी ओ और क्यू, एक ये तल हो गया और एक ये, और दोनों थीटा कोण पर हैं। तो इससे देखिए पहले एक प्रकाश किरण आपतित होगी यहाँ पर और ये यहाँ से चली जाएगी, फिर दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से चली जाएगी। तो दोनों प्रकाश किरण देखिए ये आपका आपतित किरण है और ये परावर्तित है, दोनों के बीच का ये कोण क्या कहलाएगा, ये विचलन कोण कहलाएगा। जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो बना है कोण, वही क्या कहलाएगा, हमारा विचलन कोण कहलाएगा। ठीक है, और देखिए जब दोनों तल थीटा कोण पर झुके होते हैं तब विचलन कोण कैसे निकालते हैं, देखिए 360 - 2 थीटा करके निकालते हैं। ठीक है, और यदि देखिए यहां पर है, अगर एक ही रहेगा, यहां दो थे, एक ओपी था और एक ओक्यू था, थीटा कोण पर झुका, तब इस नियम से निकालेंगे। अगर एक ही रहेगा, देखिए आपका एक ही तल रहेगा, तो इससे विचलन कोण का मान कैसे निकलेगा, 180 - 2i, क्योंकि देखिए ये और ये बराबर रहेंगे, दोनों जोड़ देंगे। देखिए कैसे आएगा, देखिए ये i + r + डेल बराबर 180, तो i बराबर है 2i लिख देंगे, i और r बराबर है, प्लस डेल बराबर 180, तो डेल बराबर कितना जाएगा, 180 - 2i। देखिए ये आ जाएगा 180 - 2i, और यदि इस नियम से रहेगा तो ये आपका आएगा। ये आपको याद करना है कि जब एक समतल से परावर्तन होता है तो विचलन कोण इस सूत्र से निकालते हैं, 180 - 2 थीटा 2i से। और यदि दो तल होते हैं, देखिए दो तल रहेंगे, तो दो तल से देखिए ये आपका तब फार्मूला लगता है, दो तल से ये फार्मूला, जब दो तल रहेंगे तब एक तल रहेगा तो ये 25 नंबर फिजिक्स में आपका पूरा 40 पूछेगा, 50 आएगा, 40 करना होगा। देखिए झुके हुए दो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, जब दो तल दर्पण से एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तब उनके मध्य रखी हुई वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। बनने वाले देखिए, जब दो आपका कह रहा है कि देखिए ऐसे है, देखिए दो ऐसे समतल दर्पण है P Q और R, देखिए ये आपका एक ये है समतल दर्पण और एक ये है समतल दर्पण। ठीक है, दोनों थीटा कोण पर रखे हैं। देखिए
जब दो समतल दर्पण है और दोनों थीटा कोण पर रखे हैं और इनके बीच एक हम ये वस्तु रख देते हैं, वस्तु, तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितनी संख्या में बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट है एकदम, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। दो समतल दर्पण हैं, थीटा कोण पर रखे हैं और इनके बीच में हम एक क्या करते हैं, वस्तु रख देते हैं, वस्तु। तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। क्या आप लोग देखे होंगे, अगर दोनों साइड आगे पीछे भी शीशे हो तो आपका चेहरा एक पहले आगे वाले में दिखता है, फिर एक पीछे वाले में, फिर उसके पीछे वाले, मतलब एक उसमें दिखता रहता है। कहीं आप लोग बाल कटाने या कहीं जाते होंगे दुकान में तो देखते होंगे आगे भी शीशा है पीछे भी शीशा है, तो दोनों में प्रतिबिंब बनता रहता है, हमेशा ढेर सारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए यही है, ये एक वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब इसमें भी बनेगा, इसमें, फिर जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा उसका इसमें बनेगा, मतलब टोटल कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे ये हमको जानना है। कि जब दो दर्पण हैं, एक आगे रखा है, एक आपको बीच में देखिए ऐसे रख दिया गया वस्तु, और एक दर्पण ऐसे रख दिया गया, एक ऐसे रख दिया गया, ये जहां पर मिल रहे हैं इनके बीच कोण कितना है, थीटा अंश का है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, पहले तो इसमें बनेगा, फिर इसमें बनेगा, फिर इसका इसमें बनेगा, इसका इसमें, टोटल कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये बताना है हमको। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, देखिए इसके लिए ये केवल फार्मूला आप याद रखिए, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये वाला जो सूत्र है, देखिए कितने प्रतिबिंब बनेंगे, देखिए दिया है, आप लोग सीधे सीधे यहां पे देख लीजिए। देखिए प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या, देखिए n बराबर कितना आ जाएगा, 360 के बटे थीटा, जब 360 बटा थीटा विषम होगा, विषम होगा। ठीक है, और n बराबर देखिए कितना होगा, 360 बटे थीटा माइनस 1, जब 360 बटे थीटा सम होगा। ठीक है, देखिए ये आपके दो फार्मूले बनेंगे, और बहुत ही देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे थीटा कोण पे हम दे दिए कि दो दर्पण के बीच कोण 30 अंश है, 30 अंश है, तो प्रतिबिंब, तो बीच में रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या होगी। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, देखिए ये है आपको बताना है। देखिए ये इसी सूत्र पे है कि दो दर्पण हैं, उनके बीच कोण कितना है, 30 अंश है, तो इनके बीच रखे वस्तु की कुल कितनी प्रतिबिंब बनेगी। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, 360 के बटे 30 कर देंगे, थीटा का मान कितना है, 30 है, यही सूत्र है, 360 बटे 30, ये कितना आ जाएगा, 12। और ये क्या आया है, देखिए ये एक सम संख्या आया है, सम संख्या आया है तो एक घटा देंगे तो कितने बनेंगे, 11 प्रतिबिंब। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ जाएगी, 11। देखिए जब 30 अंश के कोण पर दर्पण झुका रहेगा तब देखिए 360 के बटा 30 करेंगे तो 12 आ रहा है। जब सम संख्या आएगा, सम संख्या आएगा तो एक घटा देंगे, और यदि विषम संख्या आता है तो घटाएंगे नहीं, तब वही रहेगा। ठीक है, हाँ 11 होगा, भावेश, भावेश यादव। तो बस इसी प्रकार से, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे एक न एक क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे पेपर उठा के कि प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी,
तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है। ये दो फार्मूले हैं देखिए उसके, एक ये फार्मूला है और एक ये, दो फार्मूले आप तैयार करेंगे, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। जब विषम संख्या आएगा तो डायरेक्ट वही रहेगा, सम आएगा तो क्या करेंगे, एक उसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे। सम विषम होता है कि जो संख्या 2 से कट जाए, जैसे 12 आया, 12 2 से कट जाएगा तो सम है। अगर 11 आ जाता, 9 आ जाता, जो 2 से न कटे तो वो विषम है। ठीक है, देखिए सम के लिए क्या होगा, 2 का भाग देंगे, चला जाएगा। जैसे 12 आया है, 12 में 2 का भाग दे रहे हैं, चला गया, तो ये सम वाला है। अगर कोई जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 9 आ जाएगा, तो 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या है, तब ये विषम है। 2 का भाग जाएगा तो सम, नहीं जाएगा तो विषम। इसका उपयोग बताया जा रहा है अभी, पहले ये तो देख लीजिए, कंफ्यूजन मत होइए। पहले ये सबको समझ में आ गया ना, इसमें प्रतिबिंब की संख्या निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक क्वेश्चन इससे आने हैं, आपको इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आने हैं कंफर्म, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए। सीयूटी के एग्जाम में एक आना है, इसमें से कंफर्म आना ही है कोई एक। ठीक है, देखिए यही उसका सूत्र यहाँ पे आपको दिखाया गया है, करके देखिए। देखिए एक यहाँ पे है और एक देखिए ये है, एक ये जब सम रहेगा तब ये, और विषम के लिए ये, दो सूत्र आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, इसको एकदम आराम से 6-7 पॉइंट है, समझ लीजिए बिना आप लोग इधर उधर किए, बहुत ही अच्छे समझेंगे। देखिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। इसी के बाद इसका क्वेश्चन करवा देते हैं, 10 क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए पहला है, ऊंचाई एच वाले व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है, h/2। देखिए यदि कोई व्यक्ति है और उसकी ऊंचाई कितनी है, यच है, यच मीटर है, तो उसको यच का आधा, मतलब अपनी ऊंचाई का आधा प्रतिबिंब की जरूरत होती है अपना प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, अगर 5 फीट का व्यक्ति है तो 2.5 फीट के दर्पण में भी अपना प्रतिबिंब पूरा पूरा देख सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, अब जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक मीनार है या एक खंबा है, उसकी ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसका प्रतिबिंब देखने के लिए कितने मीटर दर्पण की आवश्यकता होगी। तो 20 मीटर अगर ऊंचा खंबा है तो उसमें कितने मीटर की आवश्यकता होगी, 10 मीटर की, उसका आधा लगेगा। जितना ऊंचा वो रहेगा उसका आधा दर्पण लगेगा। ठीक है, तो वस्तु के ऊंचाई के आधे ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए कम से कम। तो ये एक क्वेश्चन आपका बन गया। अगला देखिए क्या है, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता हुआ दिखाई देता है। हम किसी दर्पण की ओर जितने वेग से चलते हैं प्रतिबिंब दुगना वेग से आता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा देखिए इसलिए होता है कि ये दर्पण है, ठीक है, और ये क्या है, देखिए हमारा वस्तु है, और फिर क्या है, इसी पर देखिए प्रतिबिंब है, इतनी ही दूरी पर क्या बन जाएगा, देखिए प्रतिबिंब बन जाएगा इसके पीछे दर्पण के। तो जब देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ रहेगा, देखिए इसको वस्तु को हम आगे करेंगे तो ये भी आगे आ जाएगा इतना, 1 मीटर ये चलेगा तो 1 मीटर ये भी, मतलब प्रतिबिंब दोगुना पास आ जाएगा। 1 मीटर ये चलेगा, 1 मीटर ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 मीटर। 2 मीटर ये चलेगा तो 2 मीटर ये भी पास आएगा, मतलब दुगने वेग से आता है प्रतिबिंब। हम दर्पण की ओर अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारी ओर 20 मीटर से आएगा। हम 20 से चलेंगे तो प्रतिबिंब 40 से आएगा, दोगुने वेग से आता है। हाँ अविनाश राव सही है, 20/2 10 सही है। ये इस वाले का देखिए, अगर 20 मीटर रहेगा तो 10 लेंगे, 10 रहेगा तो 5 लेंगे, जितना रहेगा उसका आधा। और वेग की बात देखिए, ऊंचाई की बात आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, माइंड में क्या सेटअप करिए, देखिए आपको अपने माइंड में बस ये सेटअप करना कि ऊंचाई की बात आएगी तो क्या होगा, आधा होगा। दर्पण में, समतल दर्पण में ऊंचाई कितना होगा, आधा, और समतल दर्पण में वेग की बात आएगी तो वेग क्या होगा, दोगुना।
दिमाग में बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ऊंचाई रहेगा तो आधा होगा और वेग कितना होगा, दोगुना होगा। वेग की बात कितनी होगी, दोगुना गति से होगी। अगर कोई वस्तु किसी समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड से आएगा। ठीक है, दोगुने वेग से आएगा। शाम में भावेश यादव हम समझ नहीं पाए, आप क्या करें कि सर शाम में एक निगेटिव क्यों होता है, प्लीज बताइए। सम में, अच्छा सम में एक निगेटिव क्यों होता है? सम में देखिए, सम में इसलिए निगेटिव करते हैं क्योंकि सम में कभी प्रतिबिंब नहीं बनता है। यदि दो दर्पण रखे हैं तो एक जब भी प्रतिबिंब बनेगा एक में नहीं बनेगा, मतलब किसी एक में कम बनेगा। जैसे पहले एक में बनेगा प्रतिबिंब, फिर उसका दूसरे में बनेगा, फिर उसका दूसरे में, उसका दूसरे में, हमेशा विषम संख्या में ही प्रतिबिंब बनते हैं। भावेश यादव जी, ग नंबर देखिए क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है जबकि क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत होगी, लेकिन क्षमता क्या होगा, दोनों का शून्य होगा। क्यों, देखिए क्षमता में फोकस दूरी का उल्टा करते हैं, फोकस दूरी अनंत है तो शून्य आ जाएगा क्षमता। ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों कितनी होती है, अनंत होती है। अगला देखिए क्या है, समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता +1 होती है। समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता कितना होता है, +1 होता है हमेशा। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई हमेशा बराबर होती है। अभी आपको बताया कि जितना दूरी पर जितना लंबा रहेगा प्रतिबिंब और वस्तु बराबर रहेगा, जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों बराबर रहेंगे। 10 मीटर पर प्रतिबिंब है तो 10 मीटर पर वस्तु है, भाग देंगे तो हमेशा एक ही आएगा। आगे देखिए क्या है, जब समतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु स्थिर है तब दर्पण वस्तु की ओर x दूरी चलता है तो उसका प्रतिबिंब x विस्थापित हो जाता है। ठीक है, देखिए जब स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, और हम जितना दूरी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अभी आपको बताया ना कि ये देखिए ये क्या है, दर्पण है, और ये क्या है, वस्तु है, और इसका यहाँ पे आभासी क्या रहेगा, प्रतिबिंब है। तो जितना दूरी ये बढ़ेगा 1 मीटर तो 1 मीटर ये भी आ जाएगा, फिर ये 1 मीटर जाएगा तो 1 मीटर ये भी आएगा। मतलब जितना दूरी ये आएगा उतना दूरी ये आएगा। तो जितना मतलब x दूरी ये चलता है तो ये भी x विस्थापित मतलब वही रहेगा, प्लस विस्थापित। जितना दूरी ये चलेगा उतना वो भी चल जाएगा। जब स्थिर समतल दर्पण की ओर वस्तु चलता है तो इसका प्रतिबिंब x दूरी विस्थापित हो जाता है। ये देखिए जब ये स्थिर रहेगा तब दोनों बराबर चलेंगे, और जब दोनों क्या होंगे, जब ये वस्तु स्थिर रहेगा और ये चलेगा, प्रतिबिंब इसकी ओर आएगा, तब ये बराबर बराबर विस्थापित नहीं होते हैं। जैसे दर्पण को एक जगह दीवार में सेट कर दीजिए, दीवार में सेट कर दीजिए, फिर वस्तु को उसकी ओर बढ़ाएंगे तो दोनों बराबर चलेंगे। लेकिन वस्तु को एक जगह स्थिर करके दर्पण को उसके पास लेकर आएंगे तब विस्थापन अलग अलग होता है। और यदि समतल दर्पण एवं वस्तु विपरीत दिशा में x दूरी चलते हैं तो प्रतिबिंब 3x दूरी चलता है। देखिए कैसे, देखिए देखिए ये क्या है, दर्पण है, और ये क्या है, वस्तु है। अगर वस्तु x दूरी यहां चला और ये x दूरी यहां चला, x तो x दूरी पहले वस्तु चलेगा तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब भी क्या होगा, x दूरी बढ़ जाएगा यहाँ। अब दर्पण भी x दूरी बढ़ रहा है तो टोटल प्रतिबिंब कितना चला गया, देखिए x इसके कारण जाएगा, फिर x खुद गया, x इसके कारण, टोटल कितना आ जाएगा, 3। क्योंकि पहले जब वस्तु x दूरी बढ़ेगा तो ये भी x दूरी बढ़ेगा, 2x हो गया। अब दर्पण x दूरी बढ़ेगा तो फिर ये x दूरी बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x। अभिषेक मौर्य, गुड इवनिंग। तो ये देखिए ये हमारा था समतल दर्पण का इतना,
समतल दर्पण में से एक दो क्वेश्चन आते हैं और उसको देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। बस इतना ही पॉइंट जरूरी था समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए ये जरूरी पॉइंट था। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आपके आएंगे, जैसे देखिए समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि मतलब प्रतिबिंब कैसी होती है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए। वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, इसमें से कौन सा होता है बताइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब इसमें से कौन सा सही होगा। पहले तो देखिए समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, याद रखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो देखिए ये दोनों तो पहले क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब। अब बचा ये, अब समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है क्योंकि इसकी फोकस दूरी कहाँ होती है, अनंत पे होती है। हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा हो जाएगा, ग नंबर सही हो जाएगा, आभासी और सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी और सीधा। सी नंबर सही है। प्रिया कुमारी, भावेश, भावेश ए नहीं, क्या हो जाएगा सी। अविनाश राव, सी सही है। क्या होगा, आभासी और सीधा आएगा, देखिए ठीक है। तो देखिए अगला देखिए क्या है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण में आर का मान क्या होता है, वक्रता त्रिज्या आर का मान शून्य होगा, अनंत होगा, शून्य और अनंत के बीच कहीं भी हो सकता है, या तो इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, भावेश यादव ए, अंकित मौर्य ए। देखिए क्या होगा, शून्य होगा, क नंबर ना, शून्य, क्योंकि समतल दर्पण की सही क्या होगी, अनंत होगी, बी नंबर, ख नंबर बी, ए बी और ये सी है, तो ये क्या है डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। देखिए अनंत, अभी आपको बताए थे, देखिए 2 पॉइंट पहले आपको यहाँ पर कि समतल दर्पण की देखिए क्या होती है, यहाँ पर देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है, अनंत होती है। चाहे वक्रता त्रिज्या की बात आए चाहे फोकस दूरी की, दोनों क्या होगा, अनंत पर होगा। तो समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। आगे आपका है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, अनंत होती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 120 अंश, 120 अंश पर एक दूसरे से असममित रूप से झुके हुए दर्पण द्वारा, दो दर्पण, देखिए यहां पे दर्पण रहेगा, दो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। बनाई गई कुल प्रतिबिंबों की संख्या देखिए हम कैसे करेंगे, 360 में 120 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। और ये विषम संख्या है, ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर सम आता तो एक माइनस कर देते, अगर यहाँ पे सम संख्या आता तो एक घटा देते, विषम आया तो वही क्या हो जाएगा उत्तर। सूरज यादव, भावेश यादव, प्रिया कुमारी बी सही है, ठीक है। देखिए अगर आपका ये सम संख्या आता तो एक घटा कर लिखते, क्योंकि हम बोले हैं कि दो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, एक विषम संख्या में आता है, सम संख्या में नहीं आता। सम आता तो एक घटा देते, अगर विषम आया तो वही प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी, ठीक है। 4, अरे 120 है, कोण का मान 120 है, 12 त्याई 36 आएगा। अभिषेक मौर्य। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 45 अंश के कोण पर झुके हुए दो दर्पण के बीच रखी गई वस्तु की छवियों की संख्या होगी। 45 अंश के कोण पर दो दर्पण रखे गए हैं, समतल दर्पण, और उसके बीच में एक वस्तु रख दिया जाता है, तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी,
कितने प्रतिबिंब आएंगे? देखिए थीटा बराबर दे दिया है 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश। कितने आएंगे बताइए जल्दी से। सूरज यादव बी, क्या आपका आ रहा है? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, कितने आएंगे? प्रतिबिंब की संख्या देखिए, हम निकालेंगे 360 के बटा 45 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 बार में जाएगा पूरा। 8 पंच 40, देखिए 45 में 90 होता है, 90 से 4 बार में कटेगा, मतलब टोटल 8 बार में कट जाएगा। ये क्या है? एक सम संख्या है। ये आपका क्या है? सम संख्या। तो प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए प्रतिबिंब की संख्या, अब ये सम आ गया तो क्या कर देंगे? 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7 आपका। 8 सम संख्या है भावेश यादव, सम आया है तो 1 माइनस करना है आपको, कितने हो जाएंगे? 7। ग नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रतिबिंब की संख्या कितनी आ जाएगी? 7, 7। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या है कि दिए गए आरेख में यक्स का मान होगा, दिए गए आरेख में यक्स का मान होगा। देखिए ये देखिए आरेख आपका ऐसे देखिए दिया गया है। देखिए समतल दर्पण है, फिर आपको ये दे दिया गया है, और ये आपका देखिए है अभिलंब, और ये 30 अंश है, और ये यक्स है। तो इसमें यक्स का मान कितना आएगा ये पूछा है। देखिए ये आपको चित्र दे दिया है, ये आपका है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या है आपका? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब बताइए इसमें कितना मान आएगा यक्स का? 30, विशाल गुप्ता 30, अभिषेक मौर्य 30, प्रिया कुमारी बी नंबर 30, भावेश 30, अविनाश राव, आई बराबर आर बराबर 30। हाँ देखिए ये आपका जो 30 है ये आई बराबर 30 है, और आर बराबर क्या है हमारा? आर बराबर यक्स अंश है। हम देखिए जानते हैं कि आई बराबर आर बराबर 30, किस नियम से? परावर्तन के नियम से। जितना कोण आई होता है उतना ही आर होता है, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश। क्या हो जाएगा? ख नंबर 30 अंश आ जाएगा, यक्स बराबर 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच एक बिंदु प्रकाश स्रोत रख दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बताइए। अब दो समानांतर है आपके दर्पण, दो दर्पण हैं एक दूसरे के समानांतर हैं। अब इसके बीच में, दोनों के बीच में एक वस्तु रख दिया जाता है, प्रकाश स्रोत रख दिया जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसके, ये बताना है। उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे बताइए। इसको जल्दी से कमेंट करिए। प्रिंस मिश्रा जी बी नंबर, तो इसका करिए 6 नंबर का कितना आएगा? ये भी देखिए आपका एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इन 6 क्वेश्चन में से ये जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन। डी नंबर विशाल गुप्ता अनंत, भावेश यादव अनंत, विशाल गुप्ता डी नंबर अनंत, प्रिया कुमारी डी।
विशाल गुप्ता डी, ओवैसी यादव डी। बहुत सही। देखिए जब समानांतर हैं तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 अंश, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना होता है, 0 अंश होता है। तो हम देखिए 360 बटा कितना करेंगे, 0 करेंगे तो ये अनंत आ जाएगा। अब चाहे हम एक घटाए चाहे न घटाए वो अनंत ही रहेगा। अगर इसमें से हम एक घटाएंगे तब भी वो क्या आ जाएगा, अनंत ही आएगा, नहीं घटाएंगे तब भी अनंत ही रहेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, चौथा नंबर, डी नंबर, अनंत आप लोगों का सही रहेगा। ठीक है, अभिषेक यादव। तो समतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर ही लेंगे। समतल दर्पण में देखिए बस इतना ही है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना है और उसमें कोण आई आर परावर्तन का नियम लगाना है, और समतल दर्पण में कुछ नहीं करना है। समतल दर्पण से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 50 में से, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन। और इसी प्रकार से आएंगे प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए, या तो कोण का मान निकालने के लिए, या तो पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का मान कितना होगा। अच्छा ये बताइए, समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन है सदैव प्लस ही क्यों होता है, रेखीय आवर्धन सदैव प्लस, कमेंट करिए जल्दी से। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन हमेशा +1 क्यों होता है। जल्दी बताइए। क्यों होता है, अभिषेक मौर्य, प्रिया कुमारी, हाँ यस सर। तो होता है तो क्यों होता है ये बताइए, हमेशा +1 क्यों होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 क्यों होता है, हमेशा +1 ही क्यों होता है। विशाल गुप्ता जी, दूरी निगेटिव नहीं होती है। प्रिया कुमारी, क्यों, हमेशा इमेज सीधा और बराबर बनता, बराबर। प्रिया कुमारी जी बराबर लिखिए, बराबर, हाँ सही है प्रिया कुमारी। भावेश, क्योंकि ये हाँ सही है। देखिए इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, मतलब आई और ओ, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के मान बराबर रहते हैं, भाग देंगे तो +1 ही आएगा हमेशा। तो आप अगर ऐसा आएगा तो उसमें ऑप्शन रहेगा प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, बराबर और सीधा ही बनता है, प्लस ही रहता है, तो हमेशा वही आएगा। अब विशाल गुप्ता जी दूरी को निगेटिव नहीं होती है, लेकिन दूरी से मतलब नहीं, प्रतिबिंब हम देखिए वो तो दूरी आ जाती है, लेकिन हम परिभाषा तो ये जानते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में किसी को कोई कंफ्यूजन, समतल दर्पण से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए, तो समतल दर्पण में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रतिबिंब पूछेगा तो। समतल दर्पण में इतना ही था आपका इंपॉर्टेंट, जल्दी बताइए। समतल दर्पण में कंफ्यूजन नहीं है ना, हाँ सीधा और बराबर बनता है, ये सही है। देखिए समतल दर्पण में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसी टाइप के देखेंगे क्वेश्चन आते हैं समतल दर्पण से। अब केवल आप लोगों को करना क्या है, इसको पढ़ने के बाद एक बार गोलीय दर्पण वाला आप लोग क्या करेंगे, कल एक बार बस उसका सूत्र फार्मूला पूरा देखेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, गोलीय दर्पण का स्टार्ट करेंगे। गोलीय दर्पण को पूरा टॉपिक पढ़ के, गोलीय दर्पण में क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो गोलीय दर्पण का भी 10-12 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ V बराबर U होता है। प्रिया कुमारी, बहुत चलिए, अच्छा लगा, सही है। तो कल आप लोग देखिए, ये समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण से आपको 2 क्वेश्चन आने हैं, तो अभी और कराएंगे, 8-10 क्वेश्चन और करा देंगे, तो 5-6 बस आपको टॉपिक क्लियर कराने के लिए क्वेश्चन करा दिए साथ में, फिर अभी क्लास ले लेंगे
केवल आपके क्वेश्चन के लिए। और आप लोग कल क्या करेंगे, कल गोली दर्पण को एक बार देख कर आएंगे, गोली दर्पण का पूरा टॉपिक और उससे संबंधित 15 क्वेश्चन कल रहेंगे, ठीक है, गोली दर्पण से। हाँ सूरज यादव सही है, यू बराबर भी होता है इसीलिए, ठीक है। तो कल गोली दर्पण के लिए सब लोग तैयार है ना? अभिषेक मौर्य, ओके। चलिए, तो कल हम लोग गोली दर्पण में मिलते हैं, गोली दर्पण का क्लास लेकर। जैसे क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। गोली दर्पण का कल आप लोग एक बार लेकिन देख कर आएंगे। देखिए, देखे रहेंगे, आपके पास टाइम बहुत है। अगर रिवाइज करके एक बार क्लास लेने से पहले वो टॉपिक जो चालू होने वाला है, जो कल क्लास लेने वाले, उसको एक बार आप पहले सभी सब्जेक्ट का देखेंगे, फिर क्लास में देखेंगे, फिर रिवाइज कर लेंगे, तो आपको कन्फर्म आपका निकलना ही है, क्वालिफाई आपको करना ही है, ठीक है। ठीक है, वो भी करा देंगे। तो कल आप लोग गोली दर्पण से संबंधित पूरा आप लोग तैयार, इस बार केवल देख कर आएंगे, फिर यहाँ पर समझा देंगे, उसका क्वेश्चन करवा देंगे तुरंत, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब देखिए, एक एक टॉपिक रोज पढ़िए हर सब्जेक्ट का, और उसको क्लियर करते चलिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए बाय सभी को, अब मिलते हैं कल के क्लास में।